हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों, मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है 4:15 बजे रेगुलर आपकी जो हमारी रामबाण क्लासेज हो रही थी, आज आपको पता है पालीवाल सर आपको जीके पढ़ाने वाले। तो बात कर लेते हैं, आज पूरे के पूरे 60 प्रश्नों का आपका टेस्ट होने वाला है और सभी को टारगेट लेके चलना है 54+ का। तो जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी जितने में शेयर करके आएंगे इतने में मैं पालीवाल सर को इनवाइट करना चाहूंगा। तो पालीवाल सर आएंगे और आपको जीके का पोर्शन बहुत ही शानदार तरीके से करवाना चाहेंगे। और आपको पता है जिनका भी 15 जनवरी को एग्जाम है उनके लिए आपको पता है हमने स्पेशल जो ब्रह्मास्त्र कोर्स बनाया था। तो जिन भी विद्यार्थी ने नहीं ले रखा है जल्दी से जाइए, कल हमारा ब्रह्मास्त्र जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है जो आपको एडुकेशन ऐप पर मिलेगा, जिसकी प्राइस हमने मात्र 499 रुपए रखी है। यानी जो विद्यार्थी पहले से कोर्स लिया हुआ है उनको 2023 कूपन कोड डालना तो उनका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। या फिर मैं आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर दे देता हूं, यह हमारी टीम के नंबर है, इन टीम के नंबर पर आप कॉल करके भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। बिना देरी के हम सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेंगे, जल्दी से आप लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। इतने में पालीवाल सर आ जाते हैं और आपको विश्लेषण के साथ पूरी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो वेलकम पालीवाल सर का, जल्दी से सभी वेलकम कर दो और सभी जय हिंद का मैसेज लिख दो। अब पालीवाल सर के साथ बने रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको जीके पढ़ाने वाले, बिल्कुल शानदार तरीके से। चलिए सर आपका वेलकम। हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय। और सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल 2023 आपके लिए बहुत ही जो है वो अच्छा साबित हो और आप जल्दी से जल्दी फौजी बन जाए, मेरी यही शुभकामना है। जैसा कि किशन जी सर ने आपको बताया कि हमारी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो गई है। तो साथियों आप ज्यादा से ज्यादा जो है उस ब्रह्मास्त्र सीरीज को ले, ताकि 15 जनवरी तक आने वाले जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपको महत्वपूर्ण सहायता मिल सके। साथियों एक बात और ध्यान रखिए कि आप जितना पढ़ेंगे उतना ही परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और जो है वो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बिना देर किए हुए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक बार फिर से भारत माता के जयकारे के साथ मैं जो है वो क्लास को शुरू करता हूं। तो अपन पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यह है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? प्रश्न पहला यह है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? देखो वैसे तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरा है। जयवर्धनपुरा ये नया शहर बनाया इन्होंने, जयवर्धनपुरा। वैसे तो ये इसकी नई राजधानी है, लेकिन अगर इन ऑप्शनों में अपन देखें तो इन ऑप्शनों में जो राजधानी है वो है कोलंबो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। इसके अलावा अगर अपन प्रिटोरिया की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। और बात करें यदि मॉस्को की तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि ये रूस की राजधानी है। केपटाउन दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा शहर है जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, जबकि प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। तो प्रश्न यह भी आ सकता है कि केपटाउन कहां है? केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में है, प्रिटोरिया भी दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन प्रिटोरिया राजधानी है। और प्रश्न था कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो कोलंबो भी हो सकता है और आपको हो सकता है ये ऑप्शन में जयवर्धनपुरा भी मिले। तो निश्चित तौर से दोनों हो सकते हैं। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? साथियों प्रश्न है 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब मैं बता देता हूं आपको 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर जो है वो मुंबई को कहा जाता है। मुंबई अरब सागर के तट पर बसा हुआ शहर है। अरब सागर के तट पर बसा हुआ शहर है। यहां एक माता का मंदिर है जिसका नाम है मुंबा माता। मुंबा माता के नाम पर इस शहर का नाम मुंबई पड़ा है और मुंबई महाराष्ट्र की जो है वो राजधानी है। इसके अलावा आपको देखो रोम दिखाई दे रहा होगा। रोम जो है वो इटली की राजधानी है और इसे 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर। देखो 7 टापुओं का नगर तो हो गया मुंबई और 7 पहाड़ियों का शहर हो गया रोम। और कमेंट करके बताइए कि रोम कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। मैं इतने में रोम के
टाइबर नदी लिख देता हूं। ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है रोम। इसके अलावा रोम इटली की राजधानी है। तो इटली से मुझे एक और बात याद आती है, दुनिया का सबसे छोटा देश वो रोम में ही स्थित है। उस देश का नाम है वेटिकन सिटी। वहां जो है वो पोप रहते हैं। अब ये पोप क्या चीज होती है? पोप जो है वो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है। जैसे हिंदुओं में शंकराचार्य होते हैं, वैसे ही ईसाई धर्म में पोप सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं। वो कौन सी सिटी में रहते हैं? वेटिकन सिटी में रहते हैं। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है और साथ ही सबसे कम जनसंख्या वाला देश भी वेटिकन सिटी है। वैसे प्रश्न था 7 टापुओं वाला नगर, तो वो मुंबई हो गया। आगे चलते हैं। प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? देखिए, वायुसेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। तो प्रश्न यह है कि भारत में एयर चीफ मार्शल कौन है? तो एयर चीफ मार्शल की बात करूं तो विवेक राम चौधरी भारत की वायुसेना के एयर चीफ मार्शल है। तो वी.आर. चौधरी, या इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी भारत की वायुसेना के प्रमुख है। इसके अलावा देखो और जो नाम लिखे हुए हैं, अनिल सिंह चौहान, ये भारत के वर्तमान सीडीएस है। सीडीएस का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और जनरल बिपिन रावत जो है वो भारत के पहले सीडीएस थे। हाल ही में उनकी जो है वो दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। सीडीएस जो है वो पहले थे बिपिन रावत और वर्तमान में है अनिल सिंह चौहान। इसके अलावा दूसरा नाम मनोज पांडे लिखा हुआ है, ये वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष है। थल सेना अध्यक्ष। और थल सेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? आपसे तो क्या जो है इस बात का तो पूछना ही जो है वो बेमानी होगी। आपको तो पता ही होगा कि थल सेना के अध्यक्ष को जनरल कहा जाता है। तो जनरल मनोज पांडे। और आर हरिकुमार आर हरिकुमार कौन है? ये भारत की नौसेना के चीफ हैं और नौसेना के चीफ को जो है वो एडमिरल कहा जाता है। तो एडमिरल कौन है? एडमिरल है आर हरिकुमार। तो मैंने आपको चारों बता दिए। तो 4 इस सेना के 4 ही बड़े अधिकारी होते हैं और चारों के नाम है। और मान के चलिए परीक्षा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ये निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, क्योंकि अपन तैयारी फौज की कर रहे हैं तो फौज से रिलेटेड प्रश्न तो पूछेंगे ही। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे गहरा गर्त, गर्त का मतलब खड्डा है यहाँ, कि दुनिया का सबसे गहरा खड्डा कौन सा है? मतलब दुनिया का सबसे गहरा खड्डा आपको पता होगा कौन सा है? सबको ही पता है कि इसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। ये मेरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरा खड्डा है। कितना है साथियों, आपको पता है क्या? लगभग इसकी गहराई 11 किलोमीटर बताई जाती है। 11 किलोमीटर गहरा गड्ढा है कहां? प्रशांत महासागर में है। ये मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में यानी पैसिफिक ओशियन में जो है वो मेरियाना गर्त है। और दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा कोई है तो वो मेरियाना गर्त है। तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि कौन से महासागर में है, तो ये जो है वो प्रशांत महासागर में है। तो इसका उत्तर होगा ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कब की थी? कल भी जो पिछली क्लास हुई थी, कल का मतलब 2-4 दिन पहले जब भी अपनी क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि सैंडर्स कौन था। जब साइमन कमीशन भारत आता है तो साइमन कमीशन में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध हो रहा था। इसी विरोध करते समय लाहौर में लाला लाजपत राय उसका विरोध कर रहे थे। लाला जी विरोध कर रहे थे और लाला जी का विरोध करते समय सैंडर्स ने जो है वो लाठीचार्ज का आदेश दिया था। उसमें लाला जी घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। यानी 17 नवंबर 1928 को तो लाला जी की मृत्यु हुई। तो ये ऑप्शन तो अपन काट देते हैं, ये तो होगा नहीं, निश्चित है, क्योंकि इस दिन तो लाला जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद आती है 23 मार्च 1931। ये शहीद आजम भगत सिंह को इस दिन फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी दी गई, तो ये भगत सिंह इस दिन जो है उनको फांसी दी गई, तो ये भी नहीं है निश्चित तौर से। अगला 30 जनवरी 1948 ये शहीद दिवस है। इस दिन महात्मा गांधी की शहीद दिवस है और इस दिन महात्मा गांधी की जो है वो नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? ऐसे ऑप्शन काटेंगे तो ऑप्शन बचेगा एक,
तो 17 दिसंबर 1928 को जो है वो सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। तो साथियों ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप पेपर किस प्रकार हल कर सकते हैं, या आप यूं देख सकते हैं कि इस दिन ये घटना हुई होगी तो 1 गया, ये घटना हुई होगी 2 गया, आपको लगभग पता भी नहीं हो तो भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा भी आप एक तरीका अपना सकते हैं कि भाई एक बार इसका एनालिसिस करते हैं कि प्रश्न में पेपर में जो है इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो इतना कोई कठिन काम होगा नहीं आपके लिए यहां तक पहुंचना। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। चाय और कौवा। कौवा आप सोच रहे होंगे क्या होता है, कॉफी होती है ये। कौवा का मतलब कॉफी है, कॉफी को ही कौवा कहा जाता है। और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मुझे तो पता है कि ब्राजील सबसे जो है वो कॉफी का बड़ा उत्पादक देश है। और कॉफी के बागानों को ब्राजील में फेजंडा कहा जाता है। फेजंडा, फेजंडा कॉफी के बागानों को कहा जाता है जो ब्राजील में जो है वो पाए जाते हैं। और ब्राजील से रिलेटेड आपको एक और बात बता देता हूं, हाल ही में क्या, कल परसों ही ब्राजील के फुटबॉलर पेले की मृत्यु हो गई। पेले यानी ब्लैक पर्ल, ब्लैक पर्ल का मतलब क्या होता है? काला मोती, यानी भयंकर फुटबॉल प्लेयर था पेले। इसने अपनी देश को 3 वर्ल्ड कप जितवाए थे, 3 वर्ल्ड कप फुटबॉल के। फुटबॉलर था तो फुटबॉल के 3 वर्ल्ड कप इस व्यक्ति ने जिताए थे। बहुत ही गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति था और अपने देश के लिए इसने 3 वर्ल्ड कप, दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, किसी भी खिलाड़ी ने 3 विश्व कप नहीं जीते। तो ब्राजील आज विश्व में सबसे ज्यादा विश्व कप जीतने वाला अगर देश बना है तो वो पेले की वजह से बना है। और पेले को क्या कहा जाता है? ब्लैक पर्ल कहा जाता है। और कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। कौन से देश का है? ब्राजील का है। वापस प्रश्न पर आते हैं। चाय और कौवा के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण मिट्टी होती है वो लेटेराइट मिट्टी होती है। ये लेटेराइट ये यूनानी भाषा का शब्द है लेटेराइट। इसका मतलब जो है वो हिंदी भाषा में ईंट होता है। यदि लेटेराइट का हिंदी अनुवाद करें तो ईंट से होता है, क्योंकि ये मिट्टी बहुत पक्की होती है और इसको यदि पानी में अगर जमा दिया जाए तो ये ईंट की तरह हो जाती है। तो लेटर का मतलब यूनानी भाषा में ईंट होता है। तो लेटेराइट मिट्टी यानी ईंट वाली मिट्टी, तो वो जो है वो मोटी मिट्टी होती है और चाय और कौवा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा देखो रेगूर और काली मिट्टी, रेगूर काली मिट्टी एक ही नाम है। ये दोनों, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी कहा जाता है। और ये कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। कपास की फसल के लिए काली या रेगूर मिट्टी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। काली मिट्टी को तो कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है या काली कपास कहा जाता है उसको, मिट्टी को ही, तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और काली मिट्टी की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें स्वतः जुताई होती है। स्वतः जुताई का मतलब क्या होता है कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये मिट्टी जो अपने आप फट जाती है और इस वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन नीचे तक पहुंचता है और उसमें जो है वो काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे चलते हैं। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? देखो अलग अलग देशों में क्रांतियां हुई, तो चीन में भी क्रांति हुई। इन छोटी आंख वालों ने भी जो है वो क्रांति की। एक बार फिर से चीन की जब बात याद आती है तो मेरे को कोविड याद आता है। कोविड-19 बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो आप कहीं भी बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरी वेव में हमने बहुत लोगों को खोया है। वापस नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा नुकसान हो। सुनने में आ रहा है कि चाइना में बहुत ज्यादा फैल रहा है और एक दिन में 3.5 करोड़ यानी 3.5 करोड़ लोगों को एक दिन में जो है वो कोविड हुआ है। तो आप भी ध्यान रखिए। प्रश्न पर आते हैं। 1911 में चीनी क्रांति का नायक कौन था? sun यat-sen जो है वो चीनी क्रांति के नायक थे। इनके जो है वो क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था और चीन में क्रांति की थी। आपको लेनिन दिख रहा होगा, ये रूस की क्रांति के नायक है, यानी सोवियत संघ की जो क्रांति हुई थी रूस की क्रांति से संबंधित है। ये रूस की क्रांति। और हिटलर ये कहां का था? ये तो जर्मनी का तानाशाह था, ये नाजीवाद का समर्थक था और इसने जो है वो जर्मनी में राज किया था। तो यहां पर sun yat-sen चीन की क्रांति के जनक। आगे काला ग्रह किसे कहा जाता है? साथियों काला ग्रह या वलय युक्त ग्रह, कौन सा ग्रह? वलय युक्त। तो वलय युक्त कौन सा ग्रह है? वलय युक्त, जिसके चारों ओर जो है वो एक जो है वो राउंड शेप में
गोलाकार आपने देखा होगा, वलय युक्त बता दिया तो निश्चित तौर से आपको पता चल गया होगा कि ये तो ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह जो है वो काला ग्रह और वलय युक्त ग्रह है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो मंगल, ये कौन सा प्लैनेट, ये लाल ग्रह, मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है और आसमान के जो है वो प्रकीर्ण के कारण, वो अपवर्तन के कारण ये नीला दिखाई देता है आकाश, उस वजह से जो है वो पानी का रंग नीला होता है। हालांकि पानी का कोई रंग नहीं होता, ये ध्यान रखना, पानी रंगहीन गंधहीन होता है, ना उसमें कोई सुगंध होती है ना उसका कोई रंग होता है, लेकिन आकाश के कारण वो नीला दिखाई देता है। तो पृथ्वी उस वजह से नीला ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी जीवित ग्रह भी है। शुक्र, इसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, चमकीला ग्रह, या इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा। ये ध्यान रखना, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। शुक्र और जो है वो सुबह सुबह दिखाई देता है, इसलिए इसको भोर का तारा भी कहते हैं। ये चमकीला ग्रह है, ये जो है वो पृथ्वी के जैसा ही ग्रह बताया जाता है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, तो काला ग्रह पूछा था, लाल पीला और मैं धन बता दिया। आगे बात करना अगले प्रश्न की ओर, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बर्लिन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पहले यह देख लें कि बर्लिन शहर है कहां। बर्लिन जर्मनी में है और कौन सी नदी के किनारे है, ये स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो बर्लिन जो शहर है वो स्प्री नदी के किनारे है। अब आती है डार्लिंग नदी, यहां सिडनी शहर बसा हुआ है। सिडनी कौन से देश में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है और सिडनी के जो है वो डार्लिंग नदी के किनारे है। टेम्स नदी या इसे थेम्स नदी भी कहा जाता है, इस नदी के किनारे जो है वो इंग्लैंड की राजधानी लंदन बसा हुआ है। तो लंदन, अब प्रश्न था बर्लिन शहर यूरोप के जर्मनी में है, कौन सी नदी के किनारे, स्प्री नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। तो फटाफट आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। जोजिला दर्रा कहां स्थित है? देखिए जोजिला जो दर्रा है, प्रश्न यह है कि जोजिला दर्रा कहां है। अगर मैं जोजिला दर्रा की बात करूं तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, लेकिन प्रॉब्लम यहां यह हो गई कि अब जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया तो जोजिला दर्रा कहां चला गया साथियों, जोजिला दर्रा चला गया कहां, लद्दाख में। तो जोजिला दर्रा जो है वो वर्तमान में लद्दाख में है। प्रश्न यह उठता है कि दर्रा क्या है। देखो दर्रे क्या होते हैं, हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला बहुत बड़ी है और बहुत ऊंची भी है, इनके बीच बीच में जो गैप पाए जाते हैं जो आने जाने में उपयोग होते हैं, उन गैप को जो है वो दर्रे कहा जाता है, यानी पहाड़ों के बीच में जो रास्ते हैं उनको दर्रे कहा जाता है। तो इनमें जोजिला दर्रा कहां है, लद्दाख में है। एक दर्रा सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है नाथुला दर्रा। ये नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन का व्यापार नाथुला पास से ही होता है, इसलिए ये काफी प्रसिद्ध है। तो नाथुला दर्रा जो है वो कहां है, वो सिक्किम में है। इसके अलावा सिपकिल्ला दर्रा, ये जो है सिपकिल्ला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो आप इनका जरूर ध्यान रखिए, जोजिला दर्रा लद्दाख में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण, इनमें देखते हैं क्या क्या किन से परिचित नहीं थे। देखो मैं आपको बता दूं, लोहे से परिचित नहीं थे, तो लोहा ऑप्शन है क्या, नहीं है। गाय से परिचित नहीं थे, गाय ऑप्शन है क्या, नहीं है। घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़ा है क्या ऑप्शन, हाँ। 2 नंबर देखो बी, घोड़ा, घोड़ा, लोहा, इनसे ये परिचित नहीं थे। हालांकि घोड़े के अवशेष मिले हैं, लोथल से घोड़े की मरण मूर्तियां मिली है, सुरकोटड़ा से घोड़े का जबड़ा मिला है, लेकिन ये हो सकता है कि सिंधु घाटी के अंतिम समय में मिला होगा। प्रारंभिक जो लोग थे सिंधु सभ्यता के, वो घोड़े को नहीं जानते थे। नहीं जानने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, वो घोड़े का उपयोग नहीं करते थे। ऐसे ही आप देख लीजिए कि अपन घोड़ों की बात अगर अपन बात करें तो देखो बैल को तो वो जानते थे, बैल को तो वो जानते थे और गाय को नहीं जानते थे। ऐसा कैसे संभव है? अगर बैल को जानते थे तो बिना गाय के बैल आया कहां से, है? ये भी एक साधारण सी बात। तो वो जानते थे लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं जानते थे, इसलिए उनके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं था।
बात ये है, और उसके अवशेष नहीं मिले तो हम कह देते हैं कि वो उसको जानते ही नहीं थे। यूं जानने का मतलब आप ये नहीं समझना कि भाई यहाँ देख के मुंह मोड़ लेता, ऐसा नहीं है। नहीं जानने का मतलब उनके लिए वो उपयोगी नहीं था, मोटा मोटी बात ये है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। देखो भारत में एक ही महिला शासिका बनी है, मुस्लिम महिला एक ही शासिका बनी है, और वैसे भी भारत में बहुत सारी महिलाएं शासक बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कभी किसी छोटे राज्य की शासिका ही बनी है। भारत की तो एक ही शासिका बनी है, वो कौन है? रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के एक भी लड़का काम का नहीं था, सह एकदम नाकारा और निकम्मा था। इसलिए इल्तुतमिश मानता था कि उसकी सत्ता को केवल उसकी पुत्री आगे बढ़ा सकती है। उस काल में जब इतने भयंकर रूप से महिलाओं का शोषण होता था, उस काल में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को शासक बनाया, और इल्तुतमिश की पुत्री 1236 से 1240 4 सालों तक भारत की शासिका रही थी। है ऑप्शन ये रहा, 1236 से 1240 तक 4 वर्षों तक ये जो है वो भारत की शासिका रही थी, यानी दिल्ली सल्तनत की शासिका रही थी। आगे बात करते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुख्यालय की बात करूं तो भारत की राजधानी में है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मुख्यालय, तो भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो मुख्यालय है, ये देहरादून, ये उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी है। इससे रिलेटेड आपको एक प्रश्न और बता देता हूं। हाल ही में एक क्रिकेटर घायल हो गया है, नाम था ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है वो, इसका एक्सीडेंट हो गया था हाल ही में। ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है और इसका एक बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, मरते मरते बचा है। गाड़ी में आग लग गई थी, लेकिन 2 हरियाणा के रोडवेज कर्मचारी थे, उन्होंने उसे जो है वो गाड़ी से निकाल लिया, इसलिए बच गया। अन्यथा कोई भी जो है वो अनहोनी घटना हो सकती थी। तो ये वर्तमान में देहरादून अस्पताल में भर्ती है। तो उत्तराखंड में है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी है, पुणे महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? देखो 10 राज्य युद्ध का वर्णन कौन से वेद में है? ऋग्वेद में है। 10 राज्य का मतलब क्या है? 10 राजाओं का युद्ध। देखो एक शासक था उस काल में, उस शासक का नाम था सुदास। सुदास के विरुद्ध 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले, तो 5 आर्य और 5 अनार्य, 5 दूनी 10 लोग सुदास के विरुद्ध लड़े थे। और ये 10 लोग जब लड़े थे तो सुदास ने वीरता पूर्वक इनका सामना किया था। कौन सी नदी के किनारे? परूषणी नदी के किनारे। परूषणी नदी के किनारे, परूषणी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। अब आप कहेंगे परूषणी तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अरे परूषणी नदी का नाम ही दूसरा जो है वो रावी नदी है। तो रावी परूषणी दोनों एक ही नदी का नाम है। इसे पुरुषणी या परूषणी या रावी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखो दया नदी, इसके किनारे भी एक युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? कलिंग युद्ध। कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व लड़ा गया। किसने लड़ा था? मौर्य शासक सम्राट अशोक ने लड़ा था। गंगा नदी हमारी सबसे पवित्र नदी है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंधु ये भी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसी के किनारे सिंधु सभ्यता का जन्म हुआ था। तो प्रश्न था 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? रावी नदी के किनारे लड़ा गया। इसका नायक कौन था? सुदास था। इस युद्ध का वर्णन कौन से ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है, ध्यान रखना। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत में कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? देखो द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की राष्ट्रपति बनी है और ये भारत की दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, आप बताइए कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पूर्व कहां की राज्यपाल थी? हालांकि उड़ीसा से आती है, ये उड़ीसा की तो नागरिक थी, यानी उड़ीसा की रहने वाली थी। ये जो है वो
राज्यपाल कहाँ की थी? आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में इसको जो है वो उत्तर बताना है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है वो कहाँ की राज्यपाल थी। अब वापस प्रश्न पर आते हैं, द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इनसे पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी से पहले प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल से पहले कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनसे पहले राष्ट्रपति थे। उनसे पहले KR नारायणन थे। उनसे पहले शंकर दयाल शर्मा थे। फिर वेंकटरमन थे। तो मैं तो धन सारा बता दे थे भी तो की करो। तो आप भी इसको देखिए कि कौन कौन राष्ट्रपति बना और कौन कौन राष्ट्रपति नहीं बना। यहाँ द्रौपदी मुर्मू का पूछा है, 15वीं राष्ट्रपति है भारत की, और रामनाथ कोविंद भारत के इनसे पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और प्रश्न याद रखना, कहाँ की राज्यपाल थी बताना है आप लोगों को कमेंट में। आगे चलते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? देखो पहली बात, एक बात प्रश्न ही गलत है। एक्चुअल में चंद्रमा का कोई प्रकाश होता नहीं है। चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश में चमकता है, यह बात आप ध्यान रखना। तो चंद्रमा का तो कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वो प्रकाश हम तक पहुंचता है। तो वो प्रकाश तो पहुंचता ही है, हम उसको चंद्रमा का मान लेते हैं, हालांकि वो है सूर्य का ही, लेकिन वो घूम रहा है ना, तो वो घूम के आता है, इसलिए वो जो है वो चंद्रमा का ही मान लेते हैं। पर अपने पास कहां से आया? अपने पास चंद्रमा से आया, इसलिए अपन कह देते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश है। एक्चुअल में चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है। और अपन कहते हैं ना हर चीज में कि चंदा जैसा सुंदर होना चाहिए, फलान होना चाहिए, मतलब चंद्रमा की प्रतिकृति सुंदर मानी जाती है। एक्चुअल में सबसे ज्यादा खड्डे यदि किसी पर है ना तो वो चांद पर है, लेकिन फिर भी अपन दिखते नहीं है हमें, तब वो हमें सुंदर दिखाई देता है। प्रश्न हो कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत ही कम समय लगता है। कितना? क्योंकि टाइम है, प्रकाश की गति बहुत तेज होती है। और प्रकाश कितनी देर में पृथ्वी तक पहुंचता है? 1.3 सेकंड में, यानी 1.5 सेकंड से भी कम समय में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचता है। सॉरी, 8 मिनट 20 सेकंड, वो तो पूछा 8 मिनट 20 सेकंड में। कारण सीधा सा है कि दूर है, सूर्य प्रकाश जो है वो, सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है, वो थोड़ा बड़ो कम भी हो उसका। और चंद्रमा कितना दूर है? लगभग 4 लाख किलोमीटर, लगभग 3,68,000 कुछ ऐसा बताया जाता है, इतना ही है। तो चंद्रमा तो सारा है और सूर्य दूर है, तो चंद्रमा का प्रकाश आने में हमें समय कम लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का अभ्यारण्य नामीबिया के चीतों के लिए प्रसिद्ध हो? जाओ मोदी जी की। तो नामीबिया के आए चीते, मतलब आपको निश्चित तौर से ध्यान होगा कि नामीबिया के चीते कहां लाकर छोड़े गए, क्योंकि 5-6 दिनों तक कंटिन्यू टेलीविजन पर दूसरी कोई खबर ही नहीं थी, उन चित्तों से रिलेटेड ही खबर ही थी कि देश में सबसे बड़ी कोई समस्या थी तो वो चित्तों की थी। और वो माननीय प्रधानमंत्री ने चित्ते लाकर हम पर एहसान कर दिया और चित्ते जो है वो समस्या को दूर कर दिया। तो ये जो चित्ते कहाँ छोड़े गए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है कि सबको पता है। हम अपने माँ बाप का नाम भूल सकते हैं लेकिन कुन्नो नेशनल पार्क का नाम नहीं भूल सकते। और कल भी मैं देख रहा था कि इन्हें इन चित्तों की इतनी फिक्र है कि इन चित्तों को अब खुले में और छोड़ा जाएगा 2-4 दिनों में। तो आम नागरिकों के लिए भी देखे जा सकते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पर जो है वो चित्ते लाए थे और इन चित्तों को जो है वो छोड़ा था। तो ये काजीरंगा ध्यान रखना, ये राइनो के लिए प्रसिद्ध है। राइनो यानी एक सींग वाला गेंडा जो होता है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध है राइनो। ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। कान्हा अभ्यारण्य भी जो है वो बाघ के लिए, पेरियार अभ्यारण्य भी बाघ के लिए काफी प्रसिद्ध है। लेकिन चित्तों के लिए तो एक ही नेशनल पार्क है। 8 चित्ते लाए थे मोदी जी और बस वो बताओ कितना उनमें कितने जो है वो मादा चित्ते थे, कितने नर चित्ते थे, कितना मतलब जो है वो और भांतमतीला के चित्ता छाता ले आगे चलना। राजमुंदरी किसके लिए जाना जाता है? राजमुंदरी, पहला प्रश्न तो है कहां? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। एपी लिख देता हूं, आप समझ जाना कि आंध्र प्रदेश में है। प्रसिद्ध किसके लिए है?
तंबाकू अनुसंधान केंद्र है यहाँ। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका प्रयोग कभी न करें, ये तो ध्यान रखना। बाकी है किसके लिए प्रसिद्ध, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है वो तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा बात करें तो चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। जादूगोड़ा की खान कहाँ है, जादूगोड़ा की खान कहाँ है, जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है, कमेंट करके बताइए कि जादूगोड़ा की खान कौन से राज्य में है। क्लियर है, तो कटक कौन सी नदी के किनारे है, यह भी ध्यान रखना। कटक महानदी के किनारे है। और कटक कौन से जो है वो स्वतंत्रता सेनानी से रिलेट करता है, सुभाष चंद्र बोस से, ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है, गंगा की कौन कौन सी निम्न में से कौन सी सहायक नदी है। देखो गंगा की सहायक नदियों में सोन है, यमुना है, सरयू है। और सरयू तो अयोध्या इसी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब तो राम मंदिर भी बन गया अयोध्या में, और जो जिला फैजपुर हुआ करता था उसका नाम भी योगी जी ने बदलकर अयोध्या कर दिया है। तो राम मंदिर जो है वो इसी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। भगवान श्री राम का जन्म भी इसी नदी के किनारे हुआ था। अयोध्या नगरी राम की नगरी थी। कौशल देश के राजा हुआ करते थे, ये ध्यान रखना। कौन से देश के राजा थे, भगवान श्री राम कौशल देश के राजा हुआ करते थे भगवान श्री राम। उनकी राजधानी अयोध्या थी। और सरयू नदी के किनारे तो तीनों ही नदियां सहायक नदियां हैं। तो उपरोक्त सभी कर देते हैं। मेरो तो आड़ू बात आई है कि उपयुक्त सभी जड़ दिख है, बट चेप दो की नहीं आता वह तो लगभग यही सही होता है, क्योंकि अगला दुख पाएगा ही क्यों, उपयुक्त सभी देगा ही क्यों, उत्तर होने का चांस ज्यादा होता है। यमुना का ध्यान रखना, भारत की राजधानी दिल्ली इसी नदी के किनारे बसी हुई है। इसके अलावा यमुना विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कोई है तो वो यमुना है। विश्व की सबसे लंबी नदी ना कर दिया नील है। आप देखेंगे सर ने बताया था हमें तो यमुना, मैं लंबी नदी नहीं बता रहा, मैं लंबी सहायक नदी बता रहा हूं। लंबी नदी तो नील है, सबसे बड़ी नदी अमेजन है। तो यहां पर बात जो चल रही है वो सहायक नदी की चल रही है। चलते हैं आगे। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखो खेल रत्न पुरस्कार भारत में उस व्यक्ति को दिया जाता है जो किसी खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, और इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, आगे जोड़ लिया हो खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम है। इसे पहले जब शुरू किया गया था तो पुराना नाम इसका था, पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, और अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसकी शुरुआत कब होती है, 1991 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर है, 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड जो दिए जाते हैं उनकी पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। क्लियर है, यह भी खेल से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। आगे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर यूं झुकी हुई है। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में भी वो थोड़ी टेढ़ी है, पुष्पार्त्रियां। तो वो टेढ़ी क्यों है आपको पता है क्या, क्योंकि वो अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तभी जो है वो पृथ्वी पर हर जो अमावस आती है या हर पूर्णिमा आती है, अमावस्या या पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता। अगर ये अपने अक्ष पर सिद्धि होती तो प्रत्येक जो है वो अमावस्या को ये तीनों सिद्ध में आते, प्रत्येक पूर्णिमा को ये तीनों सिद्ध में आते, प्रत्येक अमावस को सूर्य ग्रहण होता और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता। आज जुकेड़ी है इसलिए इस पर कभी कभी होते हैं। एक साल में कितने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो सकते हैं आपको पता है क्या, मैं बता देता हूं। एक साल में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। कितने ग्रहण हो सकते हैं, 7 ग्रहण हो सकते हैं। इन 7 में 6 अधिकतम सूर्य ग्रहण हो सकते हैं और 2 अधिकतम चंद्र ग्रहण हो सकते हैं।
ये अधिकतम बता रहा हूं। अब थे कैसे हो, 6 2 तो 8 हुए थे, अधिकतम बताओ 7। 7 इसलिए है कि मान लो चंद्र ग्रहण 2 हो गया तो सूर्य ग्रहण 5 ही हो सी। सूर्य ग्रहण जो 5 हो गया 6 हो गया तो चंद्र ग्रहण 1 ही हो सी। यानी साल में 2 से ज्यादा चंद्र ग्रहण नहीं हो सकते और 6 से ज्यादा सूर्य ग्रहण नहीं हो सकते। जोड़ बाकी थे ना अगर 8 ना कर दें। आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? देखो चिपको का मतलब चिपकना होता है, तो चिपको तो चिपकना संबंधित है। तो चिपकिया क्या है, ये बहुत फेमस आंदोलन है। ये जो है वो टिहरी बांध के पास उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ये वृक्ष उन्मूलन से संबंधित आंदोलन है। इसे जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था ताकि वृक्षों की कटाई को रोका जा सके। इसके अलावा फसल उत्पादन से तो हरित क्रांति मुझे याद आती है। हरित क्रांति एस.एम. स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत में हरित क्रांति हुई थी। इस हरित क्रांति का उद्देश्य था कि भारत में जो है वो गेहूं के उत्पादन को बढ़ाया जाए। आगे चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में कौटिल्य था। अगर चंद्रगुप्त के राज्य की मैं बात करूं तो कौटिल्य क्या था? देखो कौटिल्य महामात्य था और उस समय महामात्य को प्रधानमंत्री जैसा पद होता था। तो कौटिल्य, पहली बात कौटिल्य चाणक्य है। कौटिल्य को चाणक्य या इसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य एक ही व्यक्ति है। कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता जो है वो कौटिल्य है। और कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो घनानंद को पराजित करके जो है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके अलावा वित्त मंत्री की बात करूं तो पीछे एक परीक्षा में टोडरमल का पूछा था। टोडरमल जो थे वो अकबर के वित्त मंत्री हुआ करते थे, मौर्य के नहीं थे। ये अकबर के वित्त मंत्री, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? राजस्व मंत्री कह दीजिए, वित्त मंत्री कह दीजिए, टोडरमल हुआ करते थे। भारत की वर्तमान वित्त मंत्री की मैं बात करूं तो कौन है? निर्मला सीतारमण जो है वो भारत की वर्तमान वित्त मंत्री है। आगे चलते हैं। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कब किया? रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कब किया? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कब किया? हाल ही में किया है 2022 में। हालांकि आज तो 2023 हो चुका है अब तो, पर यह 2022 में आक्रमण किया था रूस पर यूक्रेन ने। ठीक है, सॉरी, यूक्रेन पर रूस ने 2022 में यह आक्रमण किया था। इसके अलावा पीछे 1990 का आया था इराक कुवैत युद्ध, जिसे खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था। ये जो है वो इराक ने कुवैत पर आक्रमण, ये जो हुआ था इराक पर कुवैत ने आक्रमण जो किया था। सद्दाम हुसैन उस समय इराक के शासक हुआ करते थे। इन्हें बाद में अमेरिका ने पराजित कर दिया और इनको जो है वो फांसी की सजा दे दी गई थी। इसके अलावा 1945 में मैंने आपको बताया था हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है वो बम गिराए गए थे। 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये बम गिराए गए थे। आगे चलते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? देखो ज्यादातर यदि अपन आविष्कारों की बात करें तो ज्यादातर आविष्कार चीन में हुए हैं और कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ है। चीन आविष्कारों के मामले में बहुत आगे है। अगर मैं औद्योगिक क्रांति की बात करूं तो वो इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति ये तो चीन में हुई थी, लेकिन जो कागज का आविष्कार है वो कहां हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। किस शहर का उपनाम 1000 मंदिरों का शहर है? जहां बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं वो शहर कौन सा है? 1000 मंदिरों के शहर की मैं बात करूं तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, कांचीपुरम जो है वो कांचीपुरम जो है वो 1000 मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये पल्लव वंश की राजधानी थी, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। इसे जो है
वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा महाबलीपुरम भी बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर तो साउथ इंडिया में, पूरे साउथ इंडिया में ही मंदिरों का निर्माण जो है वो काफी मात्रा में हुआ है। आगे चलते हैं। भारत की थल सेना का प्रमुख कौन होता है? पहले ही प्रश्न में आपको मैंने बताया था कि भारत की थल सेना का प्रमुख जनरल होता है। बताने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। एडमिरल नौसेना के प्रमुख होते हैं और वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल होते हैं। एयर चीफ मार्शल जो होते हैं वो जो है वो वायुसेना के प्रमुख होते हैं। तो इन पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता, आगे चलता हूं। सफेद हाथी स्वाभाविक रूप से किस देश में पाए जाते हैं? सफेद हाथियों का जो नगर है वो थाईलैंड है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड है। थाईलैंड का बैंकॉक काफी प्रसिद्ध है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का नगर कहा जाता है। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से थाईलैंड के बच्चों ने मांग की थी कि उनके यहाँ हाथी भेजा जाए, तो नेहरू जी ने जो है वो हाथी भेजा था। 14 नवंबर को जो है वो नेहरू जी का जन्म दिवस है, जिसे बाल दिवस या चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। तो वो जो है वो थाईलैंड बैंकॉक जो है वो सफेद हाथियों की भूमि है। ऑस्ट्रेलिया कंगारू के लिए प्रसिद्ध है, कंगारू के लिए प्रसिद्ध है। और मरुस्थलीय प्रदेश तो हमारे यहाँ है ही। वैसे पाकिस्तान भी जो है वो कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें आतंकवादी सबसे ज्यादा इनके जो है वो फैक्ट्री में बनाए जाने वाला उत्पाद है। आगे चलते हैं। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, ये 1972 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? 1971 का जो युद्ध हुआ था, 1971 के युद्ध के बाद ये समझौता हुआ था। उस समय भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो बेनजीर भुट्टो के पिता थे और वर्तमान जो विदेश मंत्री है पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, उनके नाना थे जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। बाद में इसी जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी देकर मार दिया गया था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा के बीच ये शिमला समझौता हुआ था। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसके बाद हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। आज भी वो मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। लेकिन प्रश्न ये था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में हुआ। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से भारत का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की बात करूं मैं तो रोहतक हरियाणा में है, इसकी सीमा नहीं लगती। बनारस ये यूपी में है, वाराणसी, चूरू ये राजस्थान में है और जैसलमेर यही राजस्थान में है। और ये जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। पोखरण जो आपने पढ़ा होगा कभी, तो वो जैसलमेर में ही है। जैसलमेर भारत में सबसे बड़े जिलों में शामिल है और राजस्थान का तो ये सबसे बड़ा जिला है पोखरण, जैसलमेर। और जैसलमेर जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। राजस्थान के 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इनमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो इसको कहा जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं 31वें प्रश्न की। भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है ये नारा किस संस्था ने दिया था? प्रश्न ये है कि किस संस्था ने दिया था? ये नारा आर्य समाज ने दिया था, जिसकी स्थापना मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि 1875 में दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती ने इस आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके अलावा मैं बात करूं सत्य शोधक समाज की, तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने जो है वो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इनकी पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। इसके अलावा ब्रह्म समाज की बात करूं तो ये राजा राम
राम मोहन राय ने जो है वो स्थापित किया था, जिसका नाम था ब्रह्म समाज। तो ज्योतिबा फुले जो है वो सत्यशोधक समाज, ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय, आर्य समाज, जिसने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। इसके अलावा इनका एक और नारा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो नारा भी जो है वो आर्य समाज ने ही दिया था, दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। अगला, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चर्चिल। इस चर्चिल ने जो है वो जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो उन्होंने इन्हें उस समय अर्धनग्न फकीर कहा था कि एक फकीर आदमी जो है वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट की चौखट पर आया है। ऐसा जो है वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है वो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। जिन्ना पाकिस्तान के कायदे आजम, हिटलर बता ही चुका हूं, माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। बात करते हैं 33वें प्रश्न की। धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सबसे पहली तो बात आती है कि धान का मतलब क्या है। यहां धान का मतलब है चावल। चावल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी, या वह मिट्टी जिसमें दो मिट्टियों के गुण पाए जाते हैं, उस मिट्टी को जो है वो दोमट मिट्टी कहा जाता है। और दोमट मिट्टी जो है वो चावल के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। काली मिट्टी में आपको बता चुका हूं, कपास के लिए काफी प्रसिद्ध है। कपास का उत्पादन इस मिट्टी में काफी मात्रा में किया जाता है। एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? उसमें लोहा तत्व पाया जाता है, इस कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 34वें प्रश्न की। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में कौन सी नदी पर? ये चंबल नदी पर है। चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर है। ये किससे संबंधित है? ये जल विद्युत से संबंधित है। जल विद्युत से संबंधित ये बांध है, जो हाइड्रो पावर है, ये राणा प्रताप सागर बांध है, ये चित्तौड़गढ़ में है। क्लियर है? इसके अलावा सौर ऊर्जा, सिंचाई से बहुत सारे बांध है। नाभिकीय ऊर्जा से मैंने आपको कल ही बताया था, तारापुर है, राउत बाटा है, ये नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए जो है वो संयंत्र है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस की मैं बात करूं तो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और ये जो है वो 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। चौधरी चरण सिंह ये भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री पद पर तो रहे, परंतु इन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। यानी लोकसभा का सामना नहीं करने वाले भारत के एकमात्र जो प्रधानमंत्री थे वो थे चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह जी का जन्मदिन ही जो है वो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध विरूपाक्षक मंदिर, विरूपाक्षक मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्षक मंदिर की बात करूं तो विरूपाक्षक मंदिर हम्पी में है। हम्पी में स्थित यह मंदिर है। और सबसे बड़ी बात, हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटका में है। कर्नाटक में हम्पी है। और विरूपाक्ष का मतलब है भगवान शिव का मंदिर। शिव का मंदिर है ये विरूपाक्ष मंदिर। कहाँ है? ये हम्पी में है। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लैक पैगोडा जो है वो मंदिर कहाँ है? ये कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, आगे चले 37वें प्रश्न की ओर। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? यदि मैं पंजाबी भाषा की बात करूं तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि में जो है वो पंजाबी भाषा लिखी जाती है। इनमें एक देवनागरी लिपि और है, ये देवनागरी हिंदी की लिपि है। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि है। गुरुमुखी जो लिपि है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में जो है वो मौर्य
कालीन अवशेष अभिलेखों को लिखा गया था और अशोक ने अपने सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही उत्कीर्ण करवाए हैं। केंद्रीय भारतीय जो भाषा संस्थान है वो कहाँ स्थित है? केंद्रीय भाषा संस्थान की बात करें तो ये मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है और मैसूर को जो है वो कर्नाटक का रत्न भी कहा जाता है। मैसूर कर्नाटक में और इसे कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। और यहाँ का दशहरा काफी प्रसिद्ध है। दशहरे का मेला विश्व में राजस्थान की भारत की बात करें तो दो मेले बहुत प्रसिद्ध है दशहरे के। एक तो दशहरे का मेला लगता है कर्नाटक में और दूसरा दशहरे का मेला लगता है कुल्लू हिमाचल प्रदेश का मेला भी काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजमुंद्री मैंने आपको बताया था तंबाकू से रिलेटेड है। कटक जो है वो चावल से संबंधित है। गोवा जो है यहाँ समुद्र अनुसंधान केंद्र है जो काफी महत्वपूर्ण है। 39 नंबर, सर्वाधिक डाकघरों वाला देश कौन सा है? जिस देश की जनसंख्या बहुत है वो डाकघरों वाला देश है और सबसे ज्यादा डाकघरों वाला देश है भारत। भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1854 में हुई थी। भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1854 में भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ये भारत की सबसे लंबी रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने इस रोड का निर्माण करवाया था। शेरशाह के बारे में एक और पूछा जाता है, इनका मकबरा कहाँ है? मकबरा सासाराम। और सासाराम कहाँ है? सासाराम बिहार में है, इनका मकबरा है। क्योंकि शेरशाह सूरी को लगता था कि उनका मकबरा कोई बनाए नहीं बनाए, उन्होंने खुद नहीं बनवा दिया था। शेरशाह सूरी ने अपने जीवित रहते ही अपना मकबरा बनवा दिया था। उन्हें अपने पुत्रों पर विश्वास ही नहीं था कि वह मकबरो ही बना सीखे। उन्हें लगता था कि ए तो कोई काम का ही को नहीं, इसलिए उन्होंने अपना मकबरा खुद ही बनवा दिया था शेरशाह सूरी ने। ये 1540 से 1545 तक भारत का शासक रहा था शेरशाह सूरी। इसने 1544 में हमारे राजस्थान के राजा से युद्ध किया था जिसे गिरी सामेल का युद्ध कहते हैं। ये मारवाड़ का शासक था राव मालदेव, और राव मालदेव के खिलाफ लड़े गए युद्ध में इस भारत के राजा का पोत आ गया था। युद्ध तो जीत गया था, लेकिन युद्ध जीतने के बाद इसके मुंह से निकल गया था कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे की खातिर भारत की बादशाहत खो दी होती। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यह कथन किस भारतीय शासक ने कहे थे कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे की खातिर भारत की बादशाहत खो दी होती। हमारा राजस्थान तो आपको पता है कि वीरों की भूमि है, यहाँ तो अनगिनत वीर शिरोमणि पैदा हुए हैं। तो उन्होंने जो है वो इसकी लंका लगा दी शेरशाह सूरी की, लगभग ये युद्ध हार गया होता। आगे चलते हैं 41वें प्रश्न में। 41वां प्रश्न है कि काठमांडू किस नदी के किनारे स्थित है? काठमांडू पहली बात नेपाल की राजधानी। काठ का मतलब लकड़ी के ज्यादातर इसमें शहर में मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। लकड़ी को काठ भी कहते हैं, इसलिए इस शहर को काठमांडू कहा जाता है। यह बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। शरावती नदी काफी फेमस है। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात ये कहां है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। और जलप्रपात का मतलब झरना, सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात है। उसके अलावा टेम्स नदी मैंने आपको बता दिया, लंदन शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोदावरी नासिक शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से नृत्य का संबंध गुजरात से है? देखो, नृत्य नाच की बात करें तो डांस का संबंध गुजरात से। कौन से डांस का संबंध है? भारत एक
ऐसा देश है जो रंगीला देश है, इसमें बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं। इनमें अगर अपन देखें तो घूमर ये राजस्थान का है, ये राजस्थान का नृत्य है। डांडिया ये गुजरात का है। छापेली ये कल ही बताया था मैंने आपको कि हिमाचल प्रदेश का है। ये भांगड़ा ये पंजाब का है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? तो डांडिया। और एक और नृत्य बहुत फेमस है, आपको पता होगा, जेठालाल वाली दया करती है, कौन सा नृत्य? गरबा। तो दया का फेवरेट गरबा भी जो है वो गुजरात से संबंधित है। इसके अलावा बात करें तो पंजाब में एक नृत्य और होता है, कौन सा? गिद्धा। गिद्धा लोक नृत्य कहाँ का है? गिद्धा लोक नृत्य भी पंजाब का है। इसके अलावा यदि अपन बात करें और अलग से अपन एक बात करें कि और कौन सा नृत्य है, तो अगला अगर अपन बात करें कि गिद्धा नृत्य के अलावा कौन सा है, तो लावणी। लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ध्यान रखना, लावणी नृत्य महाराष्ट्र का है। इसमें पूछा था कौन सा नृत्य, तो डांडिया गरबा ये दोनों ही गुजरात के हैं। आगे चलो, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा? तोड़ा नहीं, किसने जलाया? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला व्यक्ति था बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी अपने सेना के साथ वहां से गुजर रहा था। इसे लगा कोई मंदिर है, इसे पता नहीं था, क्यों गूंगा तो हाई हुआ है, इसको ये पता नहीं था कि ये कोई एक पढ़ाने का स्थान है। इसे लगा कोई मंदिर है, तो इस गूंगे आदमी ने उस जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को, एक पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय को आग लगा दी। ये नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार में है। इसे वापस जो है वो प्रारंभ किया गया है और जो है अमर्त्य सेन को इसका वीसी यानी वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। तो ये बख्तियार खिलजी, ये महमूद गजनवी, ये भी भारत आया था। मैंने आपको एक दिन बताया था कि इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे, जिनमें 16वां आक्रमण इसका जो है वो किस पर था? 16वां आक्रमण इसका सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण था। कुमारगुप्त बेचारे, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, मैंने आपको बहुत बार बताया है, इसने कुतुब मीनार बनवाई। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर कुतुब मीनार का नाम उसने किसके नाम पर रखा था? एक बात ध्यान रखना, उसने अपने नाम पर नहीं रखा था कुतुब मीनार का निर्माण। एक वो सूफी संत था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उस कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर उस मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार का नाम नहीं है, हालांकि इसने प्रारंभ जरूर करवाई थी, उसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? देखो, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कोलायत मुनि, कपिल मुनि है। कोलायत कहाँ है? कोलायत है बीकानेर में। और ये बीकानेर कहाँ है? बीकानेर है राजस्थान में। राजस्थान में बीकानेर कोलायत के कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। ये पतंजलि, ये योग और बाबा रामदेव और पतंजलि को नहीं हो, ये योग के गुरु थे। इन्होंने योग दर्शन की स्थापना की थी। महर्षि गौतम ये न्याय दर्शन, देखो 6 दर्शन हुआ करते थे जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। 6 दर्शन थे जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। इन षड दर्शनों में जो है वो 3 तो ये थे, और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और जो है वो ये टोटल मिलाकर 6 हुआ करते थे। उसके अलावा यदि बात करें महर्षि वेदव्यास की, तो इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ या कहें तो महाकाव्य लिखा था, महाभारत, जिसका प्राचीन नाम कौन सा था? कल ही मैंने आपको बताया था, जय संहिता। इसे रज्जनामा नाम से जो है वो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। किसके द्वारा किया गया? फेजी के नेतृत्व में जो अनुवादशाला खोली थी, किसने? अकबर ने। उसने रज्जमनामा नाम से जो है वो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। 15वां प्रश्न है कि महान सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? बहुत ही सरल पूछ लिया। महान सम्राट अशोक जिस वंश का शासक था वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासक हुआ करता था। इसका राज्याभिषेक ये 273 ईस्वी में शासक बना था। 273 ईसा पूर्व ये शासक बना और इसका राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व इसका राज्याभिषेक हुआ। 4 सालों तक कहते हैं कि यह गृह युद्ध में उलझा रहा। इसके अलावा इसने 261 ईसा पूर्व जो है वो कलिंग युद्ध लड़ा।
ये कलिंग युद्ध भी इसने लड़ा था। इसके बाप का नाम बिंदुसार था, ये जो है माँ का नाम इसका धर्मा था। ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। इसने बौद्ध धर्म अपनाया था, इसने धम्म का प्रचार किया था। धम्म का मतलब होता है, धर्म नहीं होता है, धम्म का मतलब वे नैतिक नियम जो सबके द्वारा माने जाने चाहिए। तो अशोक एक महान शासक था। क्यों? इसने युद्ध तो केवल एक ही किया, लेकिन इसने जो है वो लोगों के बहुत सारे काम किए, सबको नैतिकता का पाठ पढ़ाया, इसीलिए इसे महान कहा जाता है। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ये अशोक का दादा था, मतलब अशोक का दादा था। तो दादा पोता को सागई प्रश्न आ गयो कि दादा था चंद्रगुप्त मौर्य, इसने अंतिम समय कहां बिताया। देखो होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम शासन के 12 वर्षों में लगातार अकाल पड़े, तो इसको लगने लगा कि मैं ही कुदृष्ण हूं, मेरी वजह में अकाल पड़े, तो क्यों ना मैं राज्य छोड़कर चला जाऊं। तो ये एक जैन साधु था जिसका नाम था भद्रबाहु। ये भद्रबाहु के साथ इसने जैन धर्म अपना लिया। इसने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। इसके पोते ने अपनाया था बौद्ध धर्म, इसने अपनाया था जैन धर्म। इसने जैन धर्म अपना लिया और भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चला गया। दक्षिण भारत में गया और वहां जाकर इसने एक स्थान है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में है ये। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चला गया, जहां इसने संलेखना पद्धति, कौन सी पद्धति? संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना को मतलब वो है कि भूखो रहूं तो रोटी खाई को नहीं, और इसने प्राण त्याग दिए। हमारे मारवाड़ी भाषा में से संथारा कहा जाता है। संथारा का मतलब जब व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसे खाना बाद में पानी नहीं दिया जाता और बाद में उसकी मृत्यु होती है। संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति से मृत्यु प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य। उसका अंतिम समय कहां बीता? श्रवणबेलगोला में। कब मरा? 298 ईसा पूर्व है इसकी मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज का संबंध किससे है? प्रार्थना समाज, ये प्रार्थना समाज का संबंध है आत्माराम पांडुरंग से। आत्माराम पांडुरंग ने जो है वो इस समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले का मैं आपको सत्यशोधक समाज बता चुका, दयानंद सरस्वती का कौन सा समाज बताया? आर्य समाज बता चुका। स्वामी विवेकानंद ने भी एक जो है वो रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी, वो भी मैं आपको बताया नहीं, अब बता देता हूं। रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रश्न था प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज किसने बनाया? आत्माराम पांडुरंग ने। अगला, खालिस्तान ने आईने अकबरी की रचना की। आईने अकबरी अकबर की जो है वो संबंधित किताब है। इसके तीसरे भाग को अकबरनामा भी कहा जाता है। इस किताब की रचना की थी अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर का सबसे खास व्यक्ति हुआ करता था। अबुल फजल ये उसके नवरत्नों में भी शामिल था और अबुल फजल ने ही आईने अकबरी की रचना की थी। इसके तीसरे भाग को अकबरनामा कहा जाता है। यानी आईने अकबरी का नाम अकबरनामा नहीं है, आईने अकबरी के तीसरे भाग का नाम अकबरनामा है जो अकबर से संबंधित है। आपको यदि ये लगता है कि अकबरनामा इसका दूसरा नाम है तो ना, अकबरनामा उसके तीसरे भाग का नाम है। और ये किसने रचित की थी? अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल का भाई था फैजी, ये भी विद्वान था। ये अनुवाद विभाग का प्रमुख हुआ करता था और दोनों कहाँ के थे? हमारे राजस्थान के थे, नागौर जिले से आते थे दोनों। और बाद में कहते हैं कि इससे जो है वो जहांगीर नाराज हो गया था और जहांगीर ने बाद में इसको वीर सिंह बुंदेला जो झांसी का शासक था उससे कहकर अबुल फजल का काम तमाम करवा दिया। तो ये था आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? देखो कब तो हम पूछोगे नहीं, पर मैं बता दूं था ना, 1556 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच है। क्या ऑप्शन? ये रहा, अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था। क्या होता क्या है देखिए कि 1530 में बाबर की मृत्यु होती है और बाबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं एक ऐसा शासक था जो 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। मतलब वार के हिसाब रंग पहनतो, शनिवार ने कालो पहन लेतो और कभी लाल धोलो गुलाबी इं पहनतो और बढ़िया अमल खातो और मस्त रहतो एकदम। उसको ना राज्य से कोई मतलब था ना कोई और मतलब था। उसने 2 युद्ध लड़े 1539 में
चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध, दोनों हार गया और हारने के बाद भारत से निष्कासित हो गया और जो है वो अमरकोट चला गया। अमरकोट को राजा धाप के बिना आगे गाल दियो तो वो ईरान चला गया। वहां का राजा जब धाप गया तो उसने इसको भारत भेजा और 1555 में ये जो है वो ईरान के शाह की सहायता से इसने भारत में युद्ध जीत लिया और पुनः राजा बन गया। राजा बना ही था कि एक दिन सीढ़ियों से उतर रहा था तो वह नशो तो करते ही हो जो सीढ़ियां गिर के और इसकी मृत्यु हो गई। तो हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लास्ट में लड़खड़ाते हुए ही वो ऊपर चला गया। तो ये हुमायूं था। हुमायूं का पुत्र था अकबर। अब अकबर जो है वो जब हुमायूं मरा उस समय अकबर का जो है वो मात्र कितने साल का मानते हो आप? 14 वर्ष का व्यक्ति था अकबर। अब 14 वर्ष को टापर ज्यादा में ज्यादा हुआ तो कोई 8वीं 9वीं में पढ़े, इतना ही बड़ा बच्चा था अकबर। उस समय इसे भारत का शासक बनना पड़ा। इसका हुमायूं का एक खास सिपह सालार और अकबर का संरक्षक था, नाम था बैराम खां। ये बैराम खां ने कालानौर पंजाब में 1556 में फरवरी 1556 में अकबर का राज्याभिषेक किया। इंटों का शासन बनाया गया था। जो हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन शासक था उसका राज्याभिषेक इंटों के क्या बोलते हैं उसको तख्त पर हुआ था। इंटों के तख्त पर बैठाकर उसका राज्याभिषेक किया था बैराम खां ने। बाद में बैराम खां ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया दिल्ली पर और दिल्ली का उस समय सुल्तान आदिल शाह का वजीर हुआ करता था हेमू, वो राज कर रहा था। हेमू कोई टाइम में देखो किस्मत कितनी बड़ी चीज होती है। हेमू कोई टाइम में दिल्ली की शहर में दिल्ली की सड़कों पर नमक बेचा करता था, इसीलिए इसे नमक का व्यापारी कहते हैं इतिहास में। नमक बेचने वाला का मुस्तकबिल देखिए आप। एक दिन दिल्ली का शासक बन गया और दिल्ली का जब शासक बना तो अकबर ने उसके साथ युद्ध किया। अकबर ने क्या युद्ध तो बैराम खां के नेतृत्व में लड़ा गया और हेमू ने लगभग अकबर की सेना को हरा दिया होता। लेकिन हेमू ने गलती की थी कि हेमू इतना मतलब ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए। हेमू भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। हेमू ने बिना कोई कवच लगाए हुए और बिना कुछ शरीर पर कवच पहने हुए युद्ध कर रहा था। बिना कोई कवच लगाए युद्ध थोड़ी करते हैं कोई गुंगो, ये युद्ध कर रहा था और उसी दौरान एक तीर उसकी आंख में आकर लगा और घायल होकर हेमू तो मांद में गिर गया। जब हेमू गिर गया तो सेना का मनोबल निश्चित है, जब राजा मर जाता है तो सेना का मनोबल टूट जाता है और हेमू की सेना में जो है वो अफरा-तफरी मच गई और हेमू हार गया। और बाद में हेमू की हत्या बैराम खां ने की थी। अकबर से तलवार लगवाई गई और ये पानीपत का द्वितीय युद्ध पूरा हुआ। अकबर इस युद्ध में जीत गया था। इसके अलावा बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध लोधी और बाबर के बीच हुआ था 1556 में। बाबर और हेमू के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, आसे पासे ही कोनी आम चोख बोलो अंतर हो। और अकबर और राणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को यह युद्ध हुआ था। तो ये तो बता दिया था ना, आगे जाना। त्रिपिटक ये धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ तो ध्यान पड़ गई धर्मा को नाम लिखे धार्मिक ग्रंथ है। 3 ग्रंथ है, विनय पिटक, सुत पिटक और 3 नंबर अभिधम पिटक। ये 3 ग्रंथ है। इनकी संबंध किससे है? इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसके अलावा बात करें तो जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अगर आगम आपसे पूछ ले कि आगम का संबंध किससे है तो आगम का संबंध जो है वो जैन ग्रंथों से है। हिंदू धर्म में तो गीता हो गया, महाभारत होगी, रामायण होगी, बहुत सारे ग्रंथ हैं। और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। 51 नंबर पर चलते हैं। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहां लगता है? अगर अंबुबाची मेला की बात करें तो ये माता कामाख्या माता का मेला है। और कामाख्या माता के नाम पर ही इस देश को पहले कामरूप कहा जाता था। और किसका पुराना नाम कामरूप है? असम का पुराना नाम कामरूप है। असम को पहले कामरूप नाम से जाना जाता था। तो असम में कामाख्या माता का जो मेला है वो अंबुबाची का मेला कहलाता है। चलते हैं फटाफट आगे। वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं उल्लेखित है? देखो राजभाषाएं नहीं है, ये क्या है एक्चुअल में? भाषाएं उल्लेखित है। देखो राजभाषाएं नहीं है, मिटा देते हैं इसको, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया लिखते समय। राजभाषाएं गलत शब्द आ गया।
हो गया, मिट गया। आप ध्यान रखना, इसका राजभाषा नहीं है। देखो इन बड़ा जाइए बेरो कौन पड़े लोगों ने किए, तो राजभाषा नहीं है, भाषाएं हैं। तो राजभाषा भारत में दो ही है, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। तो राजभाषा ही नहीं है, तो दो तो ऑप्शन ही कौन, देखो मैंने पहले ही देख लिया, तो दो तो है ही नहीं। वर्तमान अनुच्छेद 343 राजभाषाओं से संबंधित है। राजभाषा हिंदी बनाएगी और उसके साथ 10 सालों के लिए अंग्रेजी बनाएगी, लेकिन बाद में अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए टाइम दे दिया गया। तो राजभाषाएं तो दो ही है, तो दो तो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। देखो 18, 15, 11, 22 है, तो भाषाएं कितनी है भारतीय संविधान? अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित है, और इसमें भाषाओं की संख्या है 22, यानी 22 भाषाएं इससे संबंधित है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नागौर किस राज्य का भाग है? अभी बताया था मैंने, अबुल फजल और फेजी दोनों नागौर से आते थे, और नागौर कौन से राज्य में है? नागौर वीरों की भूमि राजस्थान से रिलेटेड है। तो राजस्थान में जो है वो नागौर संबंधित है, और नागौर जो है वो औजारों की नगरी कही जाती है। हमारे यहाँ औजार बहुत बनते हैं, लोहे का काम बहुत होता है, नागौर बहुत प्रसिद्ध है। और आपने एक जो सांसद है नागौर से, नाम सुना होगा, हनुमान बेनीवाल। बहुत बार अग्निवीर की योजना के बारे में आपने किशन जी का वीडियो देखा होगा चैनल पर, वो नागौर से ही आते हैं, नागौर के ही सांसद हैं। तो काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है नागौर ने उनकी वजह से। आगे चलते हैं। गीता रहस्य किसकी प्रमुख पुस्तक है? गीता रहस्य की मैं बात करूं तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक यानी इनकी पुस्तक है। ये रही बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। जब बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में थे, कौन सी जेल में थे? बर्मा, म्यांमार की मांडले जेल में थे, तो उन्होंने किताब की रचना की थी। उस किताब का नाम था गीता रहस्य। इसके अलावा इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था आर्कटिक द होम ऑफ आर्यंस नामक किताब भी जो है वो बाल गंगाधर तिलक की है। भारत की खोज लाला लाजपत राय के बारे में भी मैंने आपको बताया है। मदन मोहन मालवीय ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित व्यक्ति है। प्रश्न यहाँ गीता रहस्य का था, तो बाल गंगाधर तिलक। अगला, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना, ये तो मैंने आपको बताया कि विवेकानंद ने की थी। विवेकानंद, देखो विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र था। इन्हें ये विवेकानंद जो नाम था वो खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। खेतड़ी के महाराज थे, खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान में है, वहां के महाराज हुआ करते थे अजीत सिंह। अजीत सिंह ने विवेकानंद को विवेकानंद नाम दिया था। नाम नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र दत्त को नाम जो है वो विवेकानंद किसने दिया? खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। इसके अलावा बात करें तो रामकृष्ण जो परमहंस थे वो गुरु थे विवेकानंद के। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के रहने वाले थे, काली माता के भक्त थे। उनके नाम पर 1897 ईस्वी में उन्होंने जो है वो रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी? विवेकानंद जी ने की थी। आगे बात करते हैं, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मैंने आपको एक दिन बताया था कि खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, और इनका निर्माण जो है वो एमपी में चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया। तो चंदेल शासकों ने जो है वो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। 57वां प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कल ही आया था प्रश्न, तो मैंने आपको बताया था कि उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ये भारत के प्रथम रेल मंत्री लाडल होजी जस्ट कैनिंग से पहले थे। इनके समय भारत में रेल चली थी। कर्जन वही है जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। भंग से संबंधित कोई लीडर है तो वो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन है। चलते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? देखिए अमेठी से एक सांसद है और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी है। उन्होंने एक बयान दिया था कि स्मृति ईरानी ने कि जब राहुल गांधी ने एक योजना शुरू की, एक यात्रा शुरू की थी राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से, भारत जोड़ो यात्रा, तो तमिलनाडु से वो शुरू हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि
उन्हें राहुल गांधी को जो है वो कम से कम विवेकानंद रॉक मेमोरियल जरूर जाना चाहिए था। तो वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर अपन चर्चा नहीं करते, लेकिन यात्रा तमिलनाडु से शुरू हुई और विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात आती है तो तमिलनाडु से ही रिलेटेड है। और केवल रॉक गार्डन का मैंने आपको बताया था कि रॉक गार्डन कहाँ है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है और ये चंडीगढ़ जो है वो पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। 59वां प्रश्न, खालिस्तान को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी मैंने आपको कई बार बताया है कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी है। इसके अलावा गुरु नानक देव प्रथम सिख धर्म के गुरु है। जी मिल्खा सिंह, इन्हें उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। और गोविंद सिंह, भारत के गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु कहे जाते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। इस बार पूछा है कि कौन सी सहायक नदी नहीं है। ये तीन तो ऊपर आ चुकी है तो ये तो है ही। स्वर्ण रेखा नदी नहीं है, ये जमशेदपुर में जो है वो नदी है स्वर्ण रेखा, ये झारखंड में है। तो साथियों आज अपन ने 60 प्रश्नों को जो है वो देखा और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लाते रहें। क्योंकि व्यक्ति जब ज्यादा प्रयास करेगा, जब उसे कुछ आपकी तरफ से भी मिलेगा, आपका प्रेम मिलेगा, तो निश्चित तौर से हम भी और ज्यादा मेहनत करेंगे। हमारी टीम आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लाएगी। अब किशन जी हमारे साथ आए हैं, आपको फिर वो ब्रह्मास्त्र कोर्स के बारे में बताएंगे। 15 जनवरी वालों को ये लेना चाहिए और बाकी आपकी मर्जी है। देखो बाकी किशन जी सर आपको और बताएंगे, तो मैं माइक जो है वो किशन जी सर को दे देता हूं। और सर्दी बहुत है, देखिए सर्दी तो बहुत ज्यादा है और आप देख लीजिए, इसका अंदाजा लगा सकते हैं किशन जी भी नहा के नहीं आए हैं, इन्होंने ऐसे ही आपके सामने चिल्का मिल्की करके आए हैं ये। तो मैं उनको माइक देना चाहूंगा। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। तो आप सबने पालीवाल सर के देसी अंदाज में देखा होगा क्लास, और सर बता भी देते हैं कि मैं नहा के नहीं आया हूँ क्योंकि आज सर्दी बहुत ज्यादा थी इसलिए नहाया नहीं था। पालीवाल सर ने आपके सामने बता दिया। आप मना करूंगा तो फिर आप कहोगे सर झूठ बोल रहे हैं, आरोप भी लग जाएगा झूठ वाला। तो आपको पता है जो भी विद्यार्थी, आपको पता है 15 जनवरी को एग्जाम है, उनके लिए हमने आपको पता है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज बनाई है जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है एक बार मैं फिर बता देता हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने ले लिया उनका तहे दिल से धन्यवाद, और बाकी जिन्होंने नहीं लिया, देखो वैसे तो आप YouTube से हमारे साथ जुड़े हुए हो, बच्चे नोट्स अपने खुद बना रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यदि आप फर्स्ट रिवीजन करना चाहो, यानी कई बच्चे क्या होते हैं ऑनलाइन वाले थोड़ी सी लापरवाही होती है, खुद का नोट्स बनाते नहीं है, अंतिम में कहते हैं सर ब्रह्मास्त्र दो और फलाना दो ढींकड़ा दो, तो वो वही है। तो आपको यदि मेहनत आपने नहीं की है, पूरा कंटेंट आपको एक साथ चाहिए, तो आप एडुकेशन ऐप डाउनलोड करना है जिस पर आपको पता है 40 ओरिजिनल पेपर, यानी जिसमें 40 ओरिजिनल पेपर का मतलब 15 पेपर तो 2019, 20, 21, 22 के मिलेंगे, 15 पेपर तो वो मिलेंगे, और साथ में आपको कौन से पेपर मिलेंगे, बाकी के जो पीछे के 2000 से लेके 2019 तक के पेपर हुए वो भी हमने इकट्ठा करके एक साथ दे दिया है। और साथ में आपको क्या मिलेगा, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा, और इसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान वगैरह सारा कुछ ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, व्याख्या सहित मिलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी डाउनलोड नहीं कर रखा है ऐप, जल्दी से एडुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो, और एडुकेशन ऐप के अंदर आपको टेस्ट सीरीज के फोल्डर में जाना है और वहां से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। एडुकेशन ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और ये हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है। किसी भी तरह की कोर्स से संबंधित जानकारी लेना हो तो आप ले सकते हैं। कोर्स की फीस हमने मात्र 499 रखी है, बहुत ही शानदार। उसके अंदर आप कंटेंट देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही व्यवस्थित दिया। उसके अंदर हमने काफी फ्री मटेरियल भी दिया है, वो भी आप ले सकते हो यदि कोर्स पूरा नहीं लेना चाहो। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।